नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक रहेगा द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एडी। वियना का समझौता 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अपनी सुविधा के लिए उसने एक देश के प्रदेशों को नोचकर दूसरे देश से जोड़ दिया, परंतु नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप के शासकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि किस प्रकार यूरोप के मानचित्र का दोबारा से निर्माण किया जाए। इसीलिए उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के राष्ट्रों ने एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी हमने पहले की वीडियो में भी चर्चा की थी कि इस सम्मेलन में किस तरह की समस्याओं को कांग्रेस को सामना करना पड़ा, कौन से प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। मेटरनिख, कैसलरे, जार अलेक्जेंडर, तलीरा और इसके अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परंतु आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि मुख्य सिद्धांत क्या थे वियना कांग्रेस के, कि मेन प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांतों को रखा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सारे यूरोप महाद्वीप में शक्ति संतुलन स्थापित करने की योजना बनाई गई। इसका अर्थ यह था कि यूरोप के किसी भी देश को इतना शक्तिशाली बनने नहीं दिया जाएगा कि वो भविष्य में दूसरे देशों के लिए खतरा बन जाए। फ्रांस की भी ऐसी दशा में रखने का प्रबंध किया गया ताकि विश्व शांति को दोबारा से भंग न किया जाए। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सैक्सनी का संपूर्ण प्रांत पर्शिया को नहीं दिया गया। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की सीमाओं पर हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सार्डिनिया आदि राज्यों यानी कि इनकी बफर स्टेट के रूप में स्थापना फ्रांस के चारों तरफ की गई। दूसरा सिद्धांत हमें नजर आता है कि वैध अधिकारों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। इस सिद्धांत के समर्थक फ्रांस का विदेश मंत्री तलीरा था, जिसका उद्देश्य फ्रांस के साम्राज्य को छीन भिन होने से बचाना था। वैध अधिकार के सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस वे राज्य उन राजाओं को वापस लौटा देना चाहती थी जिन्हें नेपोलियन ने सिंहासन से हटा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हॉलैंड, नेपल्स, पुर्तगाल, फ्रांस आदि के राज्य इन देशों के जो प्राचीन राजवंश थे उनके उत्तराधिकारियों को लौटा दिए गए। परंतु इटली और जर्मनी के कुछ प्रदेशों के बारे में कांग्रेस ने इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया। तीसरा सिद्धांत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। इस सिद्धांत के अनुसार उन सभी देशों की क्षतिपूर्ति की गई जिन्हें नेपोलियन ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर नष्ट कर दिया था। कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें नेपोलियन नष्ट तो नहीं कर सका, परंतु उन्हें हानि अवश्य पहुंचाई गई, जैसे पर्शिया, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन के नाम हमें विशेष रूप से नजर आते हैं। इन सभी देशों ने नेपोलियन की शक्ति को नष्ट करने में भाग लिया। इसलिए वियना की कांग्रेस ने उनकी क्षति को दूर करने के लिए विजित राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला किया और जिन देशों ने नेपोलियन की सहायता की थी उन्हें दंड दिया जाएगा। मित्र राष्ट्रों को पुरस्कार का भागीदार बनाया जाएगा। अगर हम कांग्रेस की कार्यप्रणाली की बात करें तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस के काम करने का तरीका बहुत ही विचित्र था। इसमें न तो प्रस्ताव पेश हुए, न ही मतदान हुआ। राज्य की सीमाएं निर्धारित करने जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय नाच घरों में नाच देखते देखते कर लिया जाता था। कांग्रेस के सदस्य साधारणतः नाच तमाशों में ही राज्य को घटाने बढ़ाने का निर्णय कर डालते थे। गंभीर राजनीतिक समस्याएं खाने की मेज पर खाना खाते खाते हल कर ली जाती थी। हंसी मजाक में कही गई बात समस्या का हल बन जाती थी। इसका कारण था क्योंकि जो बात आपको पसंद है अगर वही बात कह दी जाए
तो उसमें किसी भी तरह का विरोध नहीं होगा, मतदान नहीं होगा, प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है। यानी सभी प्रकार के निर्णय शासकों के स्वार्थ को ध्यान में रखकर किए जाते थे। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय इस बात का किसी को नहीं ध्यान आया कि जिस देश के भाग्य का निर्माण किया जा रहा है वास्तव में उसकी जनता क्या चाहती है। ऑस्ट्रेलिया, पर्सिया, रूस तथा इंग्लैंड कांग्रेस में बड़ा उनका प्रभाव था। इन देशों के प्रतिनिधि जैसा चाहते थे वैसे ही होता था। कांग्रेस के काम करने की न तो कोई प्रणाली थी और न ही कोई नियम था। यहाँ तक कि इसका कोई निश्चित सभापति भी नहीं था। मैटरनिक ही वहाँ सब कुछ नजर आता था। चारों बड़े देशों ने आपस में गुप्त निर्णय कर लिया था कि प्रत्येक विषय का निर्णय पहले वे खुद करेंगे, बाद में उसे कांग्रेस के सामने रखेंगे। यहाँ तक कमजोर राष्ट्रों का जो संबंध था, कांग्रेस ने उनकी कोई भी आवाज को नहीं सुना। छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपना समय जुआ खेलने में, विलासिता में ही व्यतीत करते रहते थे। फ्रांस का प्रतिनिधि टलीरा कर रहा था। वो जानता था कि शक्तिशाली राष्ट्र आपसी फूट और मतभेद का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ इतने अधिक थे कि उन स्वार्थों के रूप में, उनके हितों के रूप में आपस में टकराव होना आवश्यक हो गया था। उसे इस समय तक ये भी पता लग चुका था कि इन बड़े राष्ट्रों ने गुप्त संधि की हुई थी। टलीरा ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने कमजोर राष्ट्रों का संघ बनाकर एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए, परंतु पर्सा के प्रतिनिधि हमलोट ने इसका विरोध किया, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति पर चलकर अपने देश के स्वार्थ को पूरा करना चाहता था। टलीरा ने इस समय बड़ी दूरदर्शिता का काम लिया। उसने शक्तिशाली देशों के आपसी मतभेद का पूरा लाभ उठाया और इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कुछ छोटे राष्ट्रों को अपने साथ मिला लिया। इसके पश्चात 3 जनवरी 1815 ईस्वी को रूस तथा पर्सिया के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की गई और टलीरा ने यह संघ इसलिए बनाया ताकि फ्रांस के शत्रु फ्रांस की सीमाओं को छोटा न कर सके। अगर हम वियना कांग्रेस में जो डिसीजन लिए गए उनकी बात करें तो हमें नजर आता है कि यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए वियना की कांग्रेस ने बहुत सारे कार्य किए। जैसे फ्रांस, नेपोलियन ने जिन राज्यों को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया था, उन सभी राज्यों को फ्रांस से छीन लिया गया। फ्रांस की सीमाएं 1791 में जो सीमाएं थी वही निश्चित कर दी गई। बुर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस का राजा बनाया गया। लोगों के विद्रोह को रोकने के लिए, फ्रांस में तानाशाही बनाए रखने के लिए मित्र देशों ने 1,25,000 सैनिक लॉर्ड वेल्लेस्ली के अधीन फ्रांस में रखे। इस सेना का सारा खर्च फ्रांस की सरकार को देना पड़ेगा। वियना की कांग्रेस ने यह भी निर्णय लिया कि फ्रांस 70 करोड़ फ्रैंक युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। इस धनराशि को बाद में मित्र राष्ट्रों में बांटा जाएगा। फ्रांस के प्रसिद्ध किले 5 वर्ष के लिए इंग्लैंड के अधीन कर दिए गए। दूसरा, हॉलैंड की अगर हम बात करें, नेपोलियन ने हॉलैंड के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। वियना की कांग्रेस ने हॉलैंड को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। हॉलैंड को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बेल्जियम उसमें मिला लिया और ऑरेंज वंश के पुराने राजा को ही हॉलैंड जो है वो लुटा दिया गया। स्पेन को फिर से एक तानाशाही राज्य बना दिया गया। बुर्बो वंश के फर्डिनेंड 7वें को उस पे बिठा दिया गया गद्दी पे। और स्विट्जरलैंड, वियना कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड को तटस्थ गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इसमें 3 नए कैंटन मिलाकर इसे बड़ा बना दिया गया और यूरोपियन देशों ने गणतंत्र की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। स्वीडन, डेनमार्क ने 1813 ईस्वी में नेपोलियन की सहायता की थी। उसे दंड देने के लिए नॉर्वे का प्रदेश छीनकर स्वीडन को दे दिया गया, परंतु स्वीडन से पावरेनिया और फिनलैंड पर्सिया और रूस को दे दिए गए। जर्मनी में कई छोटे छोटे राज्य थे। 51 राज्यों के क्षेत्रफल यूनान प्राचीन काल के नगर राज्यों के क्षेत्रफल के समान थे। इन
को मिलाकर राइन संघ की स्थापना की गई। वियना ने इन सभी राज्यों की पुनः स्थापना के लिए 39 राज्यों के एक ढीले से संघ में बदल दिया। इस के आंतरिक केंद्र में एक संघीय संसद की भी स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। ऑस्ट्रिया बेल्जियम को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। इसके बदले में उसे इटली के वेनेशिया, लंबार्डी के प्रदेश दे दिए गए। कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया को बवेरिया, टायरोल और एडियाटिक के तट पर इलिरियन प्रांत भी दिए। पोलैंड का तीसरा भाग भी प्राप्त हुआ। पर्सा को पावरेनिया का प्रदेश स्वीडन से छीन कर दिया गया। इस प्रदेश में की प्राप्ति के कारण पर्सा के लिए बाल्टिक सागर का मार्ग खुल गया। अब वह अपनी जल सेना का निर्माण कर सकता था। कांग्रेस ने पर्सा को पोलैंड का वो भाग भी दे दिया जिसमें डेंजिंग, थारन और फोसन के प्रदेश शामिल थे। रसिया वियना की कांग्रेस ने पोलैंड का बंटवारा कर दिया। उसका एक भाग वर्सा की ग्रांड डची कहा जाता था, उसे रूस को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त फिनलैंड और बसेरिया के प्रदेश भी रशिया को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लैंड यूरोप में इंग्लैंड को माल्टा, हेलिगन, आयोनिया द्वीप समूह दिए गए, परंतु इससे अधिक लाभ उसे उपनिवेशों में प्राप्त हुआ। उसे स्पेन के त्रिनाद, मोर्सियस, टोबैगो के प्रदेश दिए गए। इसी तरह से आगे चलकर अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि इटली वियना कांग्रेस ने इटली के लोम्बार्डी, वेनेशिया, इलिरिया का राज्य ऑस्ट्रिया को दे दिया। लुका, मेडोना और टस्कनी के सिंहासन ऑस्ट्रिया राजवंश के अन्य शासकों के अधिकार में चले गए। इटली के दक्षिण में नेपल्स भी एक राज्य था। इसे नेपोलियन ने विजय करके अपने बहनोई म्यूरा के अधीन कर दिया गया। कांग्रेस ने म्यूरा को हटाकर इस राज्य को बुर्बो वंश के पुराने शासक को लौटा दिया। इटली का सबसे महत्वपूर्ण राज्य सार्डिनिया था। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित था, इसलिए इसे शक्तिशाली बनाने के लिए पिडमांट और सेवाई के राज्य मिला दिए गए। यहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना की गई। पोलैंड का राज्य समाप्त कर दिया गया। इसे पर्सिया, रूस, ऑस्ट्रिया में बांट दिया गया। अगर हम अन्य कार्यों की बात करें, देशों की बांट के अतिरिक्त वियना कांग्रेस ने दो और महत्वपूर्ण निर्णय किए। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। वियना कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करना था। इन कानूनों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों को समुद्रों में व्यापारिक जहाज चलाने, शांति तथा युद्धों के लिए उनका उपयोग करने, यूरोपीय नदियों में नाव द्वारा व्यापार करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, दास प्रथा का अंत। 1815 में वियना कांग्रेस में यूरोप के कई देशों में दास प्रथा प्रचलित थी। 1815 में वियना कांग्रेस ने इस प्रथा को अन्यायपूर्ण, अमानवीय घोषित करके इसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया, परंतु पुर्तगाल और स्पेन ने इसका कड़ा विरोध किया। परंतु फिर भी इस प्रस्ताव को लागू करना विभिन्न देशों की इच्छाओं पर छोड़ दिया। इस तरह से वियना की कांग्रेस ने अपने कार्य किए और पूरी तरह से जो नेपोलियन ने मानचित्र बनाया था उस मानचित्र में परिवर्तन जो है वो किए। इसके बाद हम इसकी आलोचना की बात जो है वो करेंगे। धन्यवाद।